अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अभी टैक्स प्रैक्टिसेस के अंदर हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कोड ऑफ एथिक्स का। इसमें तीन क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना आपका, नॉर्मली इसमें तीन एरियाज़ आपके आते हैं। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपके कैनन्स हैं, राइट, और इस तरह की चीज़ें उसमें मौजूद हैं। रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और चैप्टर नंबर जो 3 है वो है आपके एथिक्स का। तो ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कैफ का, उसके अंदर इसने, ये तो मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, मुझे सॉल्यूशन देखने का बड़ा शौक़ है तो इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है 10 में से। योर फर्म इज़ ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जबार दिस in the light of the code of ethics for chartered accountants discuss whether your firm is permitted to perform the services requested by, ये उसने जो है सर्विसेज कोई प्रोवाइड करनी है उसके रिगार्डिंग उसने बात की है। योर फर्म इज़ ऑडिटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, आप एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के क्या हैं, ऑडिटर हैं। जब्बार गैस सप्लाई लिमिटेड, द मैनेजमेंट ऑफ JGSL हैज़ रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रिपेयर करंट एंड डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ ये। दूसरा है आइडेंटिफाई एनी 4 वेज बाय विच टैक्स कैन बी यूज इन द कंट्रीज डेवलपमेंट बियॉन्ड मेयर रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो है ना, तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, 1-1.5 पेज ही है सिर्फ इसके अंदर कि वो क्या होना चाहिए। देखें ये कोड ऑफ एथिक्स पहले हैं क्या, ये पहले इसको समझें। कोड ऑफ एथिक्स किसको कहते हैं, ये बात को अंडरस्टैंड करना जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है। ये कोड ऑफ एथिक्स मैं आपके सामने ये ले आता हूँ। ये ICAP का जो कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर इन्होंने 3 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, टैक्स सर्विसेज, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग। तो ये थर्ड पार्ट में से आप देखें उसने ये चीज़ पूछी हुई है, क्या इखलाकन, एथिक्स कहते हैं इखलाक को, किसी चीज़ को भी काम करने का जो बेस्ट वे होता है उसको गवर्नेंस भी कहते हैं, एथिक्स भी कहते हैं, इखलाकियात भी कहते हैं। ये जो काम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी मुझे पेमेंट तो नहीं मिल रही ना आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। लेकिन ये इखलाकी तौर पर कि मेरे स्टूडेंट पास हो जाएं, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ जो मुझे कहा नहीं गया। समझ आ रही है ना। और ये जो एथिक्स होते हैं बाज़ बात ये इन्फोर्सेबल भी होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये अखलाकियात हैं, लेकिन कानून के अंदर भी इसकी ममानत की गई है कि भी आप किसी को गाली देंगे वो आपके ऊपर केस हैं। देखिए कानून में लिखा हुआ है, बेशक हम रोज़ लोगों को गालियाँ देते हैं, कोई केस नहीं होता, लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि जी आप किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। ये चीज़ हमारी इसमें मौजूद है। तो कोड ऑफ एथिक्स तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बहुत बड़े हैं कि क्लाइंट के साथ काम करते हुए किन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। होता क्या है कि जब आप क्लाइंट के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो वहाँ से आपको इतना पैसा मिल रहा होता है कि आपकी इंडिपेंडेंसी क्वेश्चन में आ जाती है। इसकी मिसाल आप समझें कि एक जज है जिसके पास मेरा केस लगा हुआ है। अब इस जज को ये कहा जा रहा है कि इस बंदे के साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें कि उस जज की जो बेटी है वो मेरी बीवी है और मैं बता नहीं रहा, ना जज बता रहा। इस जज को असूलन इस केस से डिपार्ट हो जाना चाहिए कि नहीं साहब मैं यहाँ पर नहीं काम कर सकता। बड़ा मशहूर वाक़या हमें एक मिलता है कि जहाँ पर एक अमीरुल मोमिनीन थे, तो वो अपना कोई फ़ैसला जो है वो सुनने लगे, वो कोई गवाही देने लगे। उन्होंने कहा नहीं जी आपका तो बेटा है जिसकी गवाही दे रहे हैं, तो मैं आपकी गवाही जो है यहाँ पर एक्सेप्ट। ये एथिकली जो था, ये क्या है, इखलाकियात हैं कि जहाँ पर उनको क्या हो जाना चाहिए, अपार्ट हो जाना चाहिए।
जैसे अभी इमरान खान ने कहा है कि जी काजी साहब को चाहिए कि मेरे केस से अलग हो जाएं क्योंकि इनकी और मेरी रिवलरी है, इखलाकन इनको मेरा केस नहीं सुनना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, मेरे ऊपर इन्फोर्सेबल तो नहीं है ना, मैं सुनूंगा आपका केस, आपको क्या मसला। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। पहला है, क्या एक शख्स, एक फर्म जो किसी को ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसको कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या उसको टैक्स सर्विसेज दे सकती है, या ये डिपेंड करता है किस तरह की टैक्स सर्विसेज वो मांग रहे हैं आपसे। पहले देखिएगा, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट। ये दो थ्रेट्स हैं, सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट। सेल्फ रिव्यू का मतलब होता है अपने काम को खुद ही चेक करना। जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मैं कहूँ यार क्या बात है, मेरी वीडियो है, नीचे लाइक कर रहा हूँ, खुद कमेंट कर रहा हूँ, वेरी गुड इमरान शहजाद, वेल डन, ये है सेल्फ रिव्यू। तो अपने ही काम को चेक करके कोई भी गलती उसमें से नहीं निकालेगा। और है एडवोकेसी, अपने ही आपको एडवोकेट करना, रिकमेंड करना। ये दो चीज़ें आ सकती हैं अगर मैं ये काम करूँगा। दिस इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट दैट प्रोहिबिट फर्म्स एंड नेटवर्क फर्म्स। मैं किसी और फर्म के साथ मिलके जॉइंट ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे वो मना कर रही हैं फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज थ्रेट्स क्रिएटेड कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। यानी अगर एक जज ये कहे कि भाई ये मेरा दामाद है जिसका मैं केस सुन रहा हूँ, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं इंसाफ करूँगा, ये है सेफ गार्ड। यानी मेरे ऊपर थ्रेट है कि इंसाफ करते हुए मेरा हाथ जो है यहाँ कांपेगा, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं नहीं, इसको सजा होगी तो मैं इसको दूंगा, ये सेफ गार्ड है। लोग फिर भी कहते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हाथ ज़रूर अपने कब कपाने हैं, आप अलग हो जाएं यहाँ से। समझ आ रही है। इसी तरह एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े सर्जन थे, मुझे उनका वाकया याद आया। उनके अपने बेटे का ऑपरेशन था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप तो इतने बड़े सर्जन हैं, किसी और से करवा रहे हैं, लोग आपसे सर्जरी करवाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसको काटते हुए मेरे हाथ कांपेंगे, इसके जिस्म को काटते हुए मैं बहुत ज़्यादा एहतियात में पड़ जाऊंगा, तो चांसेस है मेरे से गलती हो जाए। ये चीज़ है, समझ आ रही है। तो ये है कि आप सिर्फ, अच्छा अगर ये सवाल सिर्फ इतना पूछा जाए कि क्या टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि यस, सर्टन सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑडिटर इज नॉट अफेक्टेड। आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड बाय टेकिंग सूटेबल सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड साबन नहीं, सेफ गार्ड जो है वो उसके मेजर जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। देखें एग्जामिनर का बड़ा ये फेवरेट एरिया है, दैट आर रेलिवेंट इन एवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स। वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले है पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, आपके दोनों के दरमियान में तय क्या हुआ है, उसकी नेचर क्या है। सबसे पहले कि जो सर्विसेज आपका क्लाइंट आपसे मांग रहा है उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली चीज़। नंबर 2, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन द क्लाइंट एम्प्लॉयज़। जो आप सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्लाइंट उसको समझ रहा है। अगर इसके पास एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, क्योंकि आप गलत बात करेंगे तो वो आपको काउंटर करेंगे। लेकिन वहाँ सारे ही अंधे बैठे हुए हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनको आप सर्विसेज ये वाली प्रोवाइड ना करें, अवॉइड करें इससे। क्योंकि आप जो भी कहेंगे ये मान लेंगे, कहेंगे जो फरमाया आपने ठीक फरमाया है। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे क्लाइंट का जो चीफ CFO है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कहेगा जी ये आप मुझे कैलकुलेशन करके दें, मेरे पास टाइम नहीं है। ये नेचर है। वो कहता है मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ आप काम करें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी और काम में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन आप जब सर्विसेज देंगे तो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ये सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर दें। द सिस्टम बाय विच द टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स इन क्वेश्चन एंड रोल ऑफ द फर्म एंड नेटवर्क फर्म इन दैट प्रोसेस।
टैक्स अथॉरिटीज़ कैसे उसको असेस कर रही हैं सिस्टम को, किन बेसिस के ऊपर आप लेके जा रही हैं, ये चीज़ भी जो है वो डिपेंड करती है। और लास्ट है उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन है जैसे जिसके ऊपर कभी आपने काम ही नहीं किया, अब पैसे बनाने के लिए वो काम आपने उठा लिया। जैसे मेरे घर में एक साहब आए ना, तो मेरा फर्नीचर उन्होंने पॉलिश कर दिया, बड़ा मुझे तब चढ़ी यार काम गलत कर रहा है। तो जिस दिन वो जाने लगा तो मैंने उसे पूछा कि भाई साहब मैंने यार ये डिस्टेंपर करवाना कोई बंदा है, पूछना तो नहीं मुझे उसे चाहिए था। कहता जी मैं कर दूंगा। मैंने कहा तुमने तो मुझे कहा था मैं फर्नीचर पॉलिश करता हूँ। कहता जी आपने कहा ही फर्नीचर का था, असल में तो मैं डिस्टेंपर करता हूँ दीवारों को। तो उसने मेरा आज तक उसको मैं दे के फर्नीचर को मैंने बेचा नहीं है, उसको आज तक मैं दे के उसको दुआएं देता हूँ बद के साथ कि तुमने जो है एंटीक बना दिया उसका, वो इतना महंगी चीज़ें सारी ख़राब करके वो चला गया, पॉलिश बेड़ा गर्क कर गया उसका। कि भी कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आप उसको हैंडल भी कर सकते हैं या नहीं। तो नेचर देखें, अपनी एंगेजमेंट को देखें, उसके एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन को देखें, कम्प्लेक्सिटी को देखें, और देखें कि डिपार्टमेंट इसको कैसे असेस कर रहा है। क्या कौन सी पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स? हाँ जी, कहाँ पे? हाँ जी, ये वाली कहता है कि अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि दो तरह की आपको चैलेंज मिल जाएं, थ्रेट्स मिल जाएं। थ्रेट क्या होती है? थ्रेट को उर्दू में क्या कहते हैं? थ्रेट ही कहते हैं। खौफ थ्रेट हो सकती है आपको। फिर थ्रेट ये है कि आप अपने काम को चेक करने जा रहे हो तो आप ठीक गलत करोगे, ये थ्रेट है। दूसरा, आप एडवोकेट कर रहे हो अपने आप को, ये काम ठीक हुआ, किसी की बात को कहना कि ये ठीक कह रहा है, तो आप अपनी बात को ठीक कह रहे हो, एडवोकेट हो ना। एडवोकेट कौन होता है? जो किसी की बात करता है वो। तो आप अपनी ही बात कर रहे हो कि हाँ ये कैलकुलेशन ठीक हुई है, और आप अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हो। समझ आ रही है ना? यानी ये आपको एक थ्रेट मिली हुई है, जिसको मैं आपको यही अभी एग्जांपल जो दी है, एक जज अपने दामाद के केस को सुन रहा है तो ये एक थ्रेट है। थ्रेट क्या होती है? असल काम से जो हटके काम हो रहा होता है। ये थ्रेट है कि ये सही फैसला नहीं सुनाएगा, गलत फैसला सुना देगा, ये उसके थ्रेट है। ये रिस्क समझ लें, रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। ये अब समझ आ गई? क्या उसकी रिटर्न आप बना सकते हैं? रिटर्न बनाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिक है, देखें पहले जनरल बात की गई आपसे कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। जी करवाए कर रहे हैं सर्विसेज, लेकिन ये चार मैटर्स को ज़रा देख लें कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। दूसरा, क्या उसकी टैक्स रिटर्न हम फाइल कर दें? कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, लोग करते भी हैं। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व असिस्टिंग क्लाइंट विद देयर टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बाय ड्राफ्टिंग एंड कंपाइलिंग इन्फॉर्मेशन, वो उसको करते हैं, राइट। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसमें टैक्स भी बताते हैं, अमाउंट भी बताते हैं, हेड ऑफ इनकम भी बताते हैं। एडवाइजिंग ऑन द टैक्स रिटर्न ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑडिट क्लाइंट टू द टैक्स अथॉरिटी। दो काम हम टैक्स रिटर्न में करते हैं, उसकी टैक्स रिटर्न को फाइल करवाते हैं नंबर 1, और जो नोटिस आए उसको नोटिस का रिप्लाई बना के देते हैं। तो ये दोनों में कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पुट करते हैं, अगर वो गलत हो जाए तो उसका नोटिस का रिप्लाई भी हम उनको करवा, दैट्स फाइन, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे जो है ये इशू है जिसके ऊपर उसने आपसे बात की है इस क्वेश्चन के अंदर, कि भाई आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसका आप ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आपने डेबिट क्रेडिट तो नहीं खुद करवाया हुआ? रिटर्न फाइल करना डेबिट क्रेडिट नहीं है, उसका इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें दो चीज़ों का इंपैक्ट आ रहा होता है, करंट टैक्सेशन और डेफर्ड टैक्सेशन का, जिसकी कैलकुलेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं। IAS 12 की बात कर रहा हूँ। क्या वो करवा सकते हैं? उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं?
राइट, वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा इशू तमाम क्लाइंट्स के लिए। और नीचे देखिएगा उसने नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज दोनों को अलग अलग से उसने एड्रेस किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यार तूने क्यों कहा सर को कि ये, मैं क्या, अब गप्पे मार रहे हैं कि यार ये तुमने कह दिया अब सुनो कि सर ये करवा दें। तमाम क्लाइंट्स के ऊपर जनरल जो बात की जा रही है आपकी वो है प्रिपेयरिंग कैलकुलेशंस ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्री दैट विल बी सब्सिक्वेंटली ऑडिटेड बाय द क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्योंकि इन दोनों फिगर्स ने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना होता है, राइट। अब टाइम नहीं है, वरना मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो फिगर्स कहाँ आई हुई हैं, उन्हीं का आप ऑडिट कर रहे हैं। तो आपको क्या देगा, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट दे देगा। कहता ऊपर जो हमने पैरा 6.1 में 4 बातें की हैं ना, नेचर देखें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, एक्सपर्टीज़ देखें, इसको डिपार्टमेंट कैसे जज करेगा, वो चारों चीज़ें जो आपने ऊपर हमने की हैं। A factor that is relevant in evaluating the level of threat created when preparing such calculation for audit client is whether the calculation might have a material effect। ये असल चीज़ है कि आपको उन 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसका मटीरियल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। मटीरियल इफ़ेक्ट उसको कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जिस पे किसी शख्स ने बेस करके उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई एक्शन लेना है, ठीक है। यानी आप अपने क्लाइंट के साथ जो डील कर रहे हैं, जो टैक्स सर्विसेज उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा अगर जनरल आपसे बात की जाए तो आप वो 4 पॉइंट और अगली बात ये लिख देंगे, वी हैव टू सी वेदर दीज ट्रांजेक्शन हैज़ अ मटीरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। इसको आप देख लेंगे। फिर उसने कहा कि अगर ये पब्लिक एंटिटी ना हो तो एग्जाम्पल ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफगार्ड। सेफगार्ड्स क्या होंगे, यानी जो काम आप करने जा रहे हैं, जैसे मैं जज की दोबारा आपको एग्जांपल दूं, वो जज अपने बेटे को सुनने लगा है, अपने दामाद को सुनने लगा है, तो उसको फांसी तो नहीं देगा। तो ये कहा जा सकता है कि साहब आप इसको सुने ज़रूर लेकिन अपने साथ 2 जज और बिठा लें। ये सेफगार्ड है ताकि वो थ्रेट जो है, वो जो रिस्क है, वो उससे आप बाहर आ जाएं। टू address such self-review threat when the audit client is not a public entity include using professionals who are not audit team members। तो क्या काम करें, आप कर लें काम, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स यूज़ करें जो आपकी फर्म का जो है वो हिस्सा नहीं, जो टीम। देखें आपके पास अगर 20 स्टूडेंट ट्रेनी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, 10 इस क्लाइंट पे या 5 जा रहे हैं, दूसरे को उस काम पे लगा दें। Having an appropriate reviewer who was not involved in providing these services, एक बंदे से रिव्यू भी करवा लें कि यार ये सर्विसेज है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई इसमें इशू तो नहीं है। फिर कहता है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी उसको कहते हैं जिसमें आम तौर पर शेयर्स बिकते हैं और पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होती है। अ फर्म और नेटवर्क फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन फॉर करंट एंड डेफर्ड टैक्सेशन ऑफ फॉर एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। ठीक है, वो कहता है इसको काम ही नहीं करना चाहिए। अगर वहां पर क्या शर्त है कि मटेरियल इफेक्ट आ रहा है तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमारे उस आंसर का क्या जवाब हो गया कि आपको इसकी अगर ये मटेरियल इफेक्ट है तो उसके ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफ गार्ड, हाँ अगर सेफ गार्ड आप ले सकते हैं। To address self-review threats are also applicable when preparing tax calculation, current and deferred tax liability to an audit client that is public interest entity that is material to। अगर आप safeguard लें, देखें इसको conclude करते हैं कि मुझे किसी को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं, कर दें। 4 चीज़ों को कंसिडर कर लें तो कर लें। दूसरी चीज़, मुझे किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं, कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 काम करें, उसके रिटर्न भी उसकी फ़ाइल कर दें, उसको जो नोटिस है उसका रिप्लाई भी दे दें। ये बात भी हमारी मुकम्मल हो गई। अगली चीज़
कि साहब हमें ये भी बताएं कि उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्रीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, करंट और डेफर्ड टैक्स, उसके ऊपर क्या करें। उसके ऊपर भी वो क्या कहता है कि जी आप अगर ये मटेरियल इफेक्ट है तो ना करें, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो क्या करें, ना करें। लेकिन अगर ये मटेरियल इफेक्ट नहीं दे रही तो सेफ गार्ड के साथ कर लें, अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है तो फिर वही काम क्या करें, प्रोफेशनल हायर कर लें, दूसरों लोगों से ये काम करवा के आप फिर उसका काम ये उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे देखें इसकी एग्जांपल आपके पास गिवन है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब आपने काम क्या करना है, असल काम ये करना है, एक काम तो सबसे पहला आप ये करते हैं कि आगे दोबारा आता ही नहीं है। सबसे पहला काम तो आप ये करते हैं कि कहते हैं हाँ यार ये सर ने जो करवाया, आप मुझे अपने ईमान से बताएं आपने जितना भी पढ़ा है आपको अंदाज़ा हुआ कि आपको कितनी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। ऑलरेडी यू हैव लर्नड दैट, बेशक आपने वो चीज़ें सीखी हुई थी लेकिन यहाँ पर्सपेक्टिव डिफरेंट था उसको काम करने का। एक चीज़ तो ये ज़रा जहन में रखें कि आपको क्लास में बैठने से ये जो प्रैक्टिस है ये आप घर बैठ के नहीं होती, बार बार मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, छुट्टियां ना मारें। 2000 जो इससे पिछली अटैम्प्ट है उसको देख कर आइएगा। अच्छा, उसको देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो बस ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उसके अंदर हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी कर रहे होते हैं, उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं। अगर ये सिचुएशन होती तो ये हो सकता था, ये सिचुएशन हो तो ये भी उसमें हो सकता है। दूसरा, मुझे एडवाइस करें कि क्या, मेरा अपना ये ख्याल है कि हम एक कम अज़ कम पेपर और करें, कम अज़ कम एक पूरी अटैम्प्ट थ्रू आउट उसको खंगालें, सारी को हम करें, क्योंकि बहुत सारे, अच्छा आप देखेंगे दोनों में तो आपको नज़र आएगा कितने पॉइंट रिपीट हुए हुए हैं, कितने पॉइंट्स जो हैं बार बार रिपीट हुए हुए हैं, ताकि वो भी हमें पता चल जाए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी और आपकी मेहनत को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।